हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 2 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है, कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुसाबनी की डॉक्टर रही डॉक्टर कुमारी रेखा को और सदर अस्पताल बोकारो की डॉक्टर रीना कुमारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस कक्षपाल नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन को रद्द किया गया। अभ्यर्थियों को अब दोबारा शुल्क नहीं देना पड़ेगा और उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम अब मदर टेरेसा एडवांस्ड क्लिनिक होगा। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी। अब राज्य के 10 सरकारी और 3 विशेषज्ञ विश्वविद्यालय के लिए एक ही कानून होगा। राज्यपाल चांसलर होंगे और विभागीय मंत्री पूर्व कुलपति। विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। डाल्टनगंज में विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद, कुल 4339 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य विधि विज्ञान केंद्र में नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बरमसिया पंचायत सचिव घूस लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। साहिबगंज में एसीबी ने गुरुवार को बरमसिया पंचायत सचिव संतोष कुमार को बरहेट प्रखंड कार्यालय के पास एक चाय की दुकान से 3,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम पंचायत सचिव को अपने साथ दुमका ले गई। मिली जानकारी के अनुसार एसीबी के डीएसपी दुमका की टीम को जनमन आवास योजना में बरहेट प्रखंड के बरमसिया पंचायत के करंटूक पहाड़ निवासी सुनील मालतो ने आवास योजना में 7500 रुपये की घूस मांगने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने यह आरोप बरमसिया पंचायत सचिव संतोष कुमार पर लगाया था। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने योजना तैयार की और टीम के सदस्यों को बरहेट प्रखंड कार्यालय के बाहर चाय की दुकान के पास तैनात किया गया। इसी बीच आवेदक के द्वारा पंचायत सचिव संतोष कुमार को चाय पीने के बहाने चाय दुकान के पास बुलाया और उन्हें घूस की पहली किश्त 3,500 रुपये थमा दिया। इस दौरान एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम पंचायत सचिव को प्रखंड कार्यालय ले गई, जहां प्रारंभिक पूछताछ के बाद पंचायत सेवक संतोष कुमार को अपने साथ दुमका ले गई। बरहेट बीडीओ अंशु कुमार पांडे ने बताया कि घूस लेने की जानकारी मिली थी। इसके तहत पंचायत सचिव संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 178 करोड़ की लागत से राज्य सरकार खरीदेगी 4G ई-पॉस मशीन। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने व इसका लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने को लेकर राज्य सरकार 25,280 पीडीएस डीलरों को आधार आधारित बायोमेट्रिक 4G ई-पॉस मशीन उपलब्ध कराएगी। जेएसएफसी निदेशालय ने 178 करोड़ की लागत से 4G ई-पॉस मशीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2G ई-पॉस मशीन से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 100 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। जेएसएफसी ने इसके लिए जेम पोर्टल के माध्यम से इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। प्री बिड की मीटिंग 28 जुलाई को बुलाई गई है। निविदा डालने के लिए अंतिम तिथि 13 अगस्त निर्धारित की गई है। वहीं 14 अगस्त को तकनीकी बिड खोला जाएगा। पीडीएस डीलरों की ओर से लगातार सरकार को पत्र लिखकर 4G ई-पॉस मशीन की मांग की जा रही थी। इनका कहना था कि 2G ई-पॉस मशीन आउटडेटेड हो गई है। नेटवर्क व सर्वर की समस्या से लाभुकों के बीच अनाज वितरण में परेशानी हो रही है। एक लाभुक को अनाज देने की प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार लाभुकों को बिना अनाज के वापस होना पड़ता है। इधर केंद्र सरकार की ओर से 6 जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गई है। इसमें भी 4G ई-पॉस मशीन लगाने की बात कही गई है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम अब मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक होगा, कैबिनेट का फैसला। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार 24 जुलाई को एक बड़ा फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर शुरू की गई अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया है। झारखंड में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक को अब मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड योजना के तहत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने की स्वीकृति दी जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई गुरुवार की कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को दी। पहला प्रस्ताव झारखंड के रहने वाले अर्धसैनिक बलों से संबंधित है। इसमें कहा गया है, उग्रवादी घटना में या राष्ट्र की सीमा की रक्षा करते हुए अगर कोई अर्धसैनिक बल का कर्मी वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके आश्रित को विशेष अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के खिलाफ जसीदी थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 196 2/2025 की जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुनीत अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने इससे संबंधित आदेश दिया। पुनीत अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि प्राथमिकी को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि कोई आपराधिक घटना हुई है। ऐसा लगता है कि प्राथमिकी के सूचक को सभी फोरम यथा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पहले की क्रामणिक कार्रवाई आदि पर हार मिली है। कोर्ट ने कहा कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से संपत्ति नीलाम की जा चुकी है। सूचक ने प्राथमिकी दर्ज करने का घुमावदार रास्ता अपनाया है। सिविल रिट में याचिकादाता को अंतरिम राहत दी जा चुकी है। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों से जुड़े मामले को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर जसीदी थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। धनबाद में अवैध उत्खनन हादसा, एनडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू कार्य, अवैध मुहाने की खुदाई शुरू। बागमारा में चाल धंसने की घटना में कई मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू से पहले घटनास्थल और उसके आसपास के इलाके का मुआयना किया। निरीक्षण के बाद आखिरकार एनडीआरएफ और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल जिस मुहाने की बुलडोजर से भराई की गई थी, उस स्थान की जेसीबी के माध्यम से खुदाई शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम में 35 सदस्य शामिल हैं। सुपरवाइजर संतोष कुमार साहब के नेतृत्व में रेस्क्यू कार्य जारी है। टीम को 2 भागों में बांटा गया है। एक पाली रेस्क्यू कार्य में जुट गई है। करीब 6 रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया है। वहीं एनडीआरएफ टीम में शामिल सूरज कुमार ने बताया कि हमारी 35 सदस्य टीम को 2 भागों में बांटा गया है। टीम का एक भाग रेस्क्यू कार्य में जुटा है। प्रशासन के द्वारा जिस स्पॉट का जिक्र किया गया है, उस स्थान पर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। अगर यहां सफलता नहीं मिली तो जिला प्रशासन के द्वारा जिस स्थान का चयन किया जाएगा, उस स्थान पर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार की रात बागमारा थाना क्षेत्र के जमुनिया में अवैध उत्खनन के दौरान जाल धंसने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय ने मौके पर निरीक्षण किया था। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा घटना की जांच के लिए बागमारा थाने में लिखित में शिकायत दी गई थी। हादसे में 5 लोगों के दबे होने के नाम सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पुलिस से साझा किए थे। फर्जी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज से सावधान रहने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। रांची नगर निगम ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कई जलकर उपभोक्ताओं को निगम के नाम पर फर्जी मैसेज, एसएमएस या कॉल प्राप्त हो रहे हैं। इनसे सावधानी बरतने का सुझाव देते हुए निगम ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में निगम ने यह जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों से कई लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें उन्हें रात 9:30 बजे तक पानी कनेक्शन काटे जाने की धमकी दी जाती है और एक एपी की फाइल डाउनलोड करके भुगतान करने को कहा जाता है। रांची नगर निगम ने यह स्पष्ट किया है कि निगम या अधिकृत जलकर एजेंसी मेसर श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स द्वारा इस प्रकार कोई भी मैसेज या एपी के नहीं भेजा जाता है। इससे निगम ने सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की चेतावनी दी है। उग्रवादी घटना में या सीमा पर शहीद होने वाले झारखंड के अर्धसैनिक बलों के आश्रित को मिलेगी सरकारी नौकरी। उग्रवादी घटना में या सीमा पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद होने वाले झारखंड के रहने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के आश्रित को सरकारी नौकरी मिलेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार 24 जुलाई को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें उग्रवादी से लड़ते हुए जान गंवाने वाले या देश की सीमा पर शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों के आश्रित को सरकारी नौकरी देने का फैसला शामिल है। वनमना दादिल ने बताया कि यह प्रावधान पहले से है। विशेष अनुग्रह अनुदान और सरकारी नौकरी की व्यवस्था पुरानी है। अब नियुक्ति प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया, सरकारी नौकरी की समय सीमा की स्पष्टता नहीं थी। अब इन चीजों को नए प्रस्ताव में उन प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि पहले के प्रावधान में यह भी स्पष्ट नहीं था कि आश्रित कौन लोग होंगे। इसको भी नए प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया है। पूजा सिंघल ने सरकार से किया 3 पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आग्रह। सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव पूजा सिंघल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द 3 पदों पर नियुक्ति का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य सरकार से निदेशक आईटी, सीईओ जैप आईटी और जैसेक के निदेशक पद पर नियुक्ति का आग्रह किया है। तीनों ही पद लगभग 2 महीने से रिक्त है। मालूम हो कि निदेशक आईटी के पद पर पदस्थापित आदित्य रंजन को 24 मई को धनबाद तथा निदेशक जैसेक के पद पर पदस्थापित आर रोनेटा को खूंटी के डीसी पद पर स्थानांतरित किया गया था। इसी तरह जैप आईटी के सीईओ पद पर रहे राजकुमार गुप्ता को 26 जून को उच्च शिक्षा विभाग में अपर सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस तरह निदेशक आईटी और निदेशक जैसेक का पद 2 महीने से रिक्त है। वहीं राजकुमार गुप्ता के हटने के बाद जैप आईटी के सीईओ का पद भी 1 महीने से रिक्त है। तीनों ही पद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन तीनों ही पदों के रिक्त रहने से विभाग का काम पूरी तरह ठप सा हो गया है। वैसे 30 अप्रैल से कोल्हान आयुक्त का पद भी रिक्त है, लेकिन सरकार इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं कर रही है। झारखंड में भूमि सुधार कानून में जल्द होगा बड़ा बदलाव। एलआरडीसी
अवैध म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी कर सकेंगे रद्द। झारखंड में भूमि सुधार कानून से जुड़े प्रावधानों में जल्द ही बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अवैध म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार अब भूमि उपसमाहर्ता यानी LRDC को दिया जाएगा। वर्तमान में यह अधिकार केवल सिविल कोर्ट के पास है। इस संशोधन को लागू करने के लिए आगामी 1 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1973 के संबंधित प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। विधि विभाग ने भी इस प्रारूप को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वर्तमान व्यवस्था के तहत म्यूटेशन और जमाबंदी करने का अधिकार अंचल अधिकारियों के पास है, लेकिन इनको रद्द करने का अधिकार राज्य के किसी भी राजस्व न्यायालय जैसे LRDC, अपर समाहर्ता, DC या प्रमंडलीय आयुक्त को नहीं है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि म्यूटेशन या दोहरी जमाबंदी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित मामला पहले LRDC न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। LRDC मामले की सुनवाई के बाद अवैध म्यूटेशन या जमाबंदी को रद्द करने का निर्णय ले सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि, राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया सम्मानित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय पलामू की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राज्यपाल संतोष गंगवार के करकमलों द्वारा प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद रघुवर दास ने कहा कि यह उपाधि उनके लिए केवल एक शैक्षणिक सम्मान नहीं है, बल्कि यह जनता के अटूट विश्वास और आत्मीय स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने कहा, मैं इस सम्मान को अपने हृदय में संजो कर रखूंगा। रघुवर दास के इस सम्मान को उनके लंबे राजनीतिक जीवन, समाज सेवा और झारखंड के विकास में उनके योगदान के प्रति एक सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। JSSC को हार्ड कॉपी में आवेदन लेने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को माध्यमिक आचार्य यानी सेकेंडरी टीचर की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद JSSC को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का आवेदन हार्ड कॉपी में स्वीकार करें। अदालत ने याचिकाकर्ता को भी अपना आवेदन जल्द से जल्द आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही JSSC को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम कुमार पांडे एवं अन्य की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्त विज्ञापन में उम्र की गणना की तिथि 1 अगस्त 2025 रखी गई है, जबकि इसे घटाकर 1 अगस्त 2020 किया जाना चाहिए। क्योंकि ये नियुक्ति प्रक्रिया पहली बार आयोजित की जा रही है, इसलिए उम्र में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। रांची में अपराध की योजना बना रहे 4 युवक गिरफ्तार, देशी रिवॉल्वर और जिंदा गोली बरामद। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो आपराधिक वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक देशी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, एक धारदार चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये कार्रवाई कोतवाली DSP के नेतृत्व में हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी की अगुवाई में अंजाम दी हुई। गुप्त सूचना के आधार पर 23-24 जुलाई की रात एक टीम का गठन कर छोटा तालाब के पास चिन्मय आश्रम के बगल वाली गनी में छापेमारी की गई, जहां कुछ युवक आपस में बातचीत कर रहे थे। पुलिस को अत्यधिक सभी युवक भागने लगे, लेकिन टीम ने 4 को पकड़ने में सफलता हासिल की, जबकि एक फरार हो गया। संजय सेठ ने रेल मंत्री से किया अहमदाबाद, जयपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए नई ट्रेन का आग्रह। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सेठ ने रांची लोकसभा क्षेत्र में 4200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं के लिए उनके प्रति आभार जताया। विशेष रूप से वर्षों से पंडित सिल्ली इलू रेल लाइन के निर्माण की दिशा में रेलवे के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की। गुरुवार की मुलाकात के दौरान संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री से झारखंड की राजधानी रांची से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए सीधी ट्रेन सेवा और रांची के आसपास के स्टेशनों और सुदूरवर्ती क्षेत्र से पैसेंजर शटल ट्रेन के परिचालन का आग्रह भी किया। सेठ ने रेल मंत्री को बताया कि रांची झारखंड की राजधानी है और यहां के रेलवे स्टेशन से रांची सहित आसपास के दर्जन भर से अधिक जिलों और 2-3 राज्यों से जुड़े लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी रांची देश के कई प्रमुख शहरों से नहीं जुड़ सका है, जिससे यहां के नागरिक अपनी यात्रा के दौरान काफी परेशानी उठाते हैं। विद्यार्थी, किसान, नौकरी पेशा से जुड़े लोग, व्यवसाय से जुड़े लोग, पर्यटक, विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने वाले लोग रांची से दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे राज्यों और शहरों की यात्रा को जाते हैं, परंतु रांची से सीधी ट्रेन सेवा नहीं होने के कारण उन्हें समस्या होती है। रिम्स में नहीं पड़ेगा मरीजों को भटकना, सेंट्रल लैब में 90 तरह की जांच शुरू, 5,400 CCTV कैमरे से निगरानी। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। रिम्स प्रबंधन ने सेंट्रल लैब को मरीजों के लिए शुरू कर दिया है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों को जांच की बेहतर सुविधा दिलाने के उद्देश्य से सेंट्रल लैब को शुरू किया गया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेंट्रल लैब में जांच की सुविधा चालू करने के लिए पिछले 3 बार डायरेक्टर के प्रयास विफल रहे थे, क्योंकि माफिया लोग नहीं चाहते थे कि सेंट्रल लैब शुरू हो। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि अब सेंट्रल लैब
लैब को शुरू कर दिया गया है। यहाँ 90 तरीके की जांच का लाभ मरीजों को मिल रहा है और फिलहाल 500 से अधिक मरीज हर रोज जांच भी कर रहे हैं। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि लंबे समय से रिम्स में माफिया हावी रहे थे, लेकिन अब रिम्स में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। सेंट्रल लैब के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। पहले मरीज को 3 दिन में रिपोर्ट मिलती थी, अब उन्हें 1 दिन में ये सुविधा मिल रही है। रिम्स निदेशक ने दवाई की उपलब्धता पर कहा कि रिम्स के अंदर दवाइयों की कोई कमी नहीं है। रिम्स के डायरेक्टर ने कहा कि 70% दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सर्जिकल उपकरण भी अस्पताल के अंदर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इम्प्लांट के लिए भी मरीजों को सुविधा मिल रही है। रिम्स के डायरेक्टर ने आगे बताया कि अमृत फार्मेसी के कर्मियों को भी दवाइयां उपलब्ध कराने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की तकलीफ न हो। धनबाद में स्कूल बस ने 2 युवकों को रौंदा, एक की हालत नाजुक, चालक हिरासत में। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के सुभाष चौक नया बाजार के समीप गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राजकमल स्कूल की बस ने सड़क पार कर रहे युवकों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पहले से बाजार के पास खड़ी थी और अचानक स्टार्ट होते ही आगे बढ़ गई, जिससे सड़क पार कर रहे दोनों युवक इसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को सड़क से हटाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने राजकमल स्कूल की बस को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घायल युवकों की पहचान मुन्ना कुमार गुड्डा और जावेद अंसारी बिहार निवासी के रूप में हुई है। दोनों युवक अपनी मां के साथ नया बाजार क्षेत्र के एक होटल में ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि वे पास की दुकान से खाना लेकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने स्कूली बसों के बेतरतीब संचालन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। रांची सदर अस्पताल के मॉडल पर डेवलप होगा उत्तर प्रदेश का जिला अस्पताल, 4 अगस्त को होगा प्रेजेंटेशन। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद सदर अस्पताल का डंका पूरे देश में बज रहा है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को सदर अस्पताल रांची के मॉडल को फॉलो करने को कहा गया है। 4 अगस्त को रांची सदर अस्पताल की टीम लखनऊ जाकर यूपी के मुख्य सचिव के सामने प्रेजेंटेशन देगी और ये बताएगी कि कैसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली इंसेंटिव की राशि से अस्पताल का कायाकल्प हुआ है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी सदर अस्पताल में नंबर 1 होने के बाद अब रांची सदर अस्पताल ने ये लक्ष्य रखा है कि जो 4 मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल से अभी आगे हैं, उसे पछाड़कर सभी तरह के अस्पतालों में इसे नंबर 1 बनाना है। सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल ने एक और इतिहास रच दिया है और ये एक टीम वर्क का नतीजा है। सदर अस्पताल रांची की सफलता ने बताया है कि सरकारी संस्थान भी प्रतिबद्धता और दक्षता से कार्य कर बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली की एक नई पहचान के रूप में रांची सदर अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन में अपनी धाक देश भर में जमाई है। लोहरदगा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के खेल का खुलासा, जिला प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश। लोहरदगा जन्म प्रमाण सभी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, लेकिन इसके फर्जीवाड़े के जुड़े मामले भी सामने आते रहते हैं। ताजा मामला लोहरदगा जिले के हिसरी पंचायत से सामने आया है। यहाँ कुछ ऐसे लोगों का जन्म प्रमाण जारी हुआ है जिनका ना तो यहाँ जन्म हुआ है, ना ही वे यहाँ के निवासी हैं। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के हिसरी पंचायत से साल 2022 में कई लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है। जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो खूंटी, रांची, पाकुड़, सरायकेला, हजारीबाग और दुमका के निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि इनमें से किसी का भी जन्म लोहरदगा के किस्को प्रखंड की हिसरी पंचायत में नहीं हुआ है। इसके साथ ही पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी उपलब्ध कराई है। मामले में जिला प्रशासन ने जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से भी एक सूचना जारी की है, जिसमें इस मामले की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने की बात कही गई है। हिसरी पंचायत के मुखिया रवि उराव ने बताया कि उनके पंचायत में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी को इससे अवगत कराया था। जब मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने उपायुक्त को मामले की जानकारी दी। दरअसल लोहरदगा में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिला प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया है। जांच टीम का गठन किया गया है। प्रशासन इसकी जांच कर रही है। पूरे मामले का खुलासा स्थानीय पंचायत के मुखिया ने किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मैं बाबूलाल मरांडी का इलाज करूंगा। राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा हाल के दिनों में की जा रही टिप्पणी पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्वास्थ्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का इलाज करने तक की भी बात कही है। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बाबूलाल मरांडी के द्वारा सोशल मीडिया पर साहिबगंज सहित राज्य के विभिन्न जिलों की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर टिप्पणी किए जाने पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर बाबूलाल मरांडी ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर लोग हंस रहे हैं। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का होता है। वही स्थिति उनकी है जो खालीपन के कारण कभी साहिबगंज में खटिया पर मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल पर मरीज, तो कभी 108 एम्बुलेंस की बदहाल स्थिति को बताते हैं। अपने बड़ बोलापन के कारण सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर इतने विचलित हो गए हैं कि वो बाबूलाल मरांडी से मिलकर उनका दिमाग स्थिर करेंगे। अपने अनोखे अंदाज में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि मैं बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी जी का इलाज करूंगा। यदि सोडियम पोटेशियम उनका बढ़ रहा है तो इलाज होगा, ताकि इस तरह की गतिविधि खासकर हर बात पर ट्वीट करना बंद हो, इसलिए मैं ये करूंगा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बनाई रणनीति, सदन के अंदर सियासी घमासान के आसार। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। 7 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कहने को तो 5 कार्य दिवस हैं, मगर ये 5 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 30 और 31 जुलाई को राज्य के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित विभिन्न विभागों के सचिव शामिल होंगे। मॉनसून सत्र के दौरान सदन के अंदर बाहर सियासी बारिश होती नजर आएगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। नगर निकाय चुनाव, कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक के अनुसार इन सभी विषयों पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। लेकिन इतना तो साफ है, यह सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है और राज्य में हर तरफ लूट खसोट मचा है। बीजेपी विधायक निश्चित रूप से सदन में सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। इधर सत्ता पक्ष भी मॉनसून सत्र को लेकर तैयार है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वे पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। नगर निकाय चुनाव की यदि सदन में बात उठेगी तो सत्ता पक्ष ये भी भाजपा से मांग करेगा कि 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो वो सड़क पर होते। उन्होंने कहा कि जो बाबूलाल मरांडी ग्रेटर रांची की बात करते थे, वही आज इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा रणनीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि 30 जुलाई को दोनों ओर से विधायक दल की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। 24 जुलाई बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में दावा किया गया है कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी के पद पर नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका देखने के बाद कहा कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते 30 और 31 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश ने कहा कि झारखंड के मौजूदा डीजीपी रिटायरमेंट के बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं। अंजना प्रकाश एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। उन्होंने दलील दी कि 3 जजों की पीठ को अदालत के पिछले निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मामले की सुनवाई करनी थी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगले हफ्ते नियमित मामलों की सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई की जाएगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग कुमार गुप्ता केंद्र सरकार के नियमों के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 30 अप्रैल 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल को विस्तार देने के लिए केंद्र को पत्र लिखा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के डीजीपी को कार्यकाल विस्तार देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गिरिडीह में JLKM कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर पचमगढ़ थाना प्रभारी का पुतला दहन। झारखंड लोकतंत्रित क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं पर पचम्बा थाना में मामला दर्ज किए जाने के विरोध में गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टावर चौक पर थाना प्रभारी का पुतला दहन कर आक्रोश जताया गया। विरोध मार्च का नेतृत्व JLKM के शहरी जिला अध्यक्ष सलमान अंसारी ने किया। प्रदर्शन में ग्रामीण जिला अध्यक्ष रॉकी नवल, केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख शहीद, जमुआ के पूर्व प्रत्याशी रोहित दास समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीते दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर बातचीत के लिए पार्टी के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय महामंत्री अबरार उर्फ रॉकी शेख, अल्पसंख्यक अध्यक्ष नाइमुतुल्ला उर्फ छोटू रईन समेत अन्य नेता पचम्बा थाना गए थे। बातचीत के बाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी की, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद थाना प्रभारी ने इन नेताओं पर एक साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करार देते हुए झूठे मुकदमे को अविलंब वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही केस वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जामताड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, मोस्ट वांटेड सुपारी शूटर युवराज यादव गिरफ्तार, कई संगीन मामलों में थी तलाश। जामताड़ा पुलिस ने मिहिजाम में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड सुपारी शूटर युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह और उसके साथी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की हत्या, रंगदारी और कई गोली कांड के मामलों में तलाश थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कचरा पट्टी मिहिजाम के 3 मुहाने पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। उनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी
कि पूर्व के जघन्य कांडों में वांछित अपराधी मिहिजाम के कचरा पट्टी में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए कचरा पट्टी मिहिजाम 3 मुहाने के पास घेराबंदी की और युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह और मुकेश कुमार को धर दबोचा। पुलिस ने युवराज यादव के पास से 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं मुकेश कुमार के पास से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनमें एक रियलमी कंपनी का और दूसरा जियो कंपनी का है। साहिबगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। साहिबगंज के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के मयूरकोला पंचायत स्थित बधाई टांड गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान बधाई टांड गांव के बीशू घोष की पत्नी 55 वर्षीय मानती देवी और फुलचुआ गांव के गोला घोष की पत्नी 35 वर्षीय उर्मिला देवी के रूप में हुई है। दोनों महिलाएं गांव के पास स्थित एक पोखर में नहाने गई थीं। इसी दौरान अचानक तेज बारिश और वज्रपात हुआ, जिससे वे इसकी चपेट में आ गईं। घटना के बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों महिलाओं को इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद दोनों गांवों में शोक का माहौल है। परिजन सदमे में हैं और लगातार रो रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर कोटाल पोखर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। गिरिडीह डीसी ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर दिया जोर। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को उर्दू मध्य विद्यालय मिर्जा गालिब और +2 उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, शैक्षिक गतिविधियों, पोषाहार, साफ सफाई, आधारभूत संरचनाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। उपायुक्त ने शिक्षकों को 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विद्यालय परिसर में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, CCTV कैमरे, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास और साइंस लैब जैसी व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्र छात्राओं से बातचीत की और उनकी शैक्षिक समझ को परखा। उन्होंने बच्चों से पठन पाठन संबंधी सवाल पूछे और उनकी योग्यता की सराहना की। साथ ही शिक्षकों और कर्मियों से विद्यालय की आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यालय के भोजन और पोषाहार की गुणवत्ता की भी जांच की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रों को पौष्टिक एवं साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। देवघर में ऑनलाइन कुत्ता खरीदना महिला को पड़ा महंगा, साइबर ठगों ने उड़ाए 40,000 रुपए। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली मंजू देवी को ऑनलाइन कुत्ता खरीदना भारी पड़ गया। डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगों ने उनसे 40,000 रुपए ठग लिए। महिला ने इस घटना की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई है। मंजू देवी ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार के कहने पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक पालतू कुत्ते की बुकिंग की थी। उन्हें 23 जुलाई को डिलीवरी मिलनी थी। उसी दिन एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन किया और खुद को डिलीवरी एजेंट बताया। उसने कहा कि कुत्ते के डिलीवरी से पहले कुछ चार्ज और सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी और यह भी कहा कि यदि तुरंत भुगतान किया जाए तो स्पेशल ऑफर भी मिलेगा। महिला ने ठग की बातों में आकर उसके द्वारा भेजे गए QR कोड पर 4 बार कुल 40,000 रुपये भेज दिए, लेकिन शाम तक जब कोई डिलीवरी नहीं हुई और कॉल करने वाले ने फिर से पैसे की मांग की, तब उन्हें शक हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। इसके बाद मंजू देवी अपने पति के साथ देवघर साइबर थाना पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। झारखंड के कोयला आधारित पावर प्लांट्स को छूट से गंभीर प्रभावों की अनदेखी, कम होगी साफ हवा। झारखंड के अधिकांश कोयला आधारित बिजली घरों के लिए अब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD तकनीक लगाना अनिवार्य नहीं रह गया है। यह जानते हुए भी कि FGD तकनीक से सल्फर डाइऑक्साइड, महीन धूलकण यानी PM 2.5 और पारे जैसी खतरनाक गैसों को कम किया जा सकता है और साथ ही सीमेंट उद्योग में उपयोगी जिप्सम भी तैयार होता है। इसके बावजूद इन बिजली घरों को इस तकनीक के उपयोग से पूरी तरह छूट दे दी गई है। भारत विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है और वैश्विक मानव जनित SO2 उत्सर्जन का लगभग 20% भारत से आता है। इसमें कोयला आधारित पावर प्लांट्स की हिस्सेदारी लगभग 60% है, क्योंकि देश में जलाए जाने वाले कुल कोयले का 70% इन्हीं संयंत्रों में इस्तेमाल होता है।
वर्ष 2015 में जारी उत्सर्जन मानदंडों के तहत पावर प्लांट्स में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए FGD तकनीक को अनिवार्य किया गया था। हालांकि समय सीमा बार बार बढ़ाए जाने के बाद जुलाई 2025 की हालिया अधिसूचना के जरिए इन नियमों को काफी हद तक शिथिल कर दिया गया है। ताज़ा फैसले के अनुसार श्रेणी C के पावर प्लांट्स को उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाने से पूरी तरह छूट मिल गई है और अब उन्हें केवल चिमनियों की ऊंचाई के मानदंडों का पालन करना होगा। वहीं श्रेणी B के प्लांट्स का मूल्यांकन अब पर्यावरण मूल्यांकन समिति केस दर केस आधार पर करेगी, जबकि श्रेणी A संयंत्रों के लिए 2027 की समय सीमा यथावत रखी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।